ऐसी मीटिंग है। आप नहीं गए? ये सब टेप बंद कर दीजिए। अच्छा, कंट्रोल तो वो दो ही ओपन रखिए आपका। नमस्ते, हम लोग लगता है वापस आ गए। हाँ, तो ये कहाँ गया अपना वो? ये सब बंद कर दीजिए। एक मिनट, हाँ आप लोग, ये तो जो हम विकल्प खोले थे कहाँ पर है? अच्छा, अब दिख रहा है? मतलब मैं दिख रहा हूँ उसमें? हाँ, या सीधा तो OBS तो टोटली बंद है। हाँ, OBS तो बंद। ठीक है, किसी को वो करने बोलिए। मैंने चैट यहाँ दिख ही नहीं रहा, चैट स्क्रीन। तो कोई आया ही नहीं। अतः वापस लोगों को रीजॉइन करना पड़ेगा। पूरा चला गया। ओहो, इसका लिंक नहीं बना है। हम लोग 2 मिनट, ठीक है ठीक है, हम लोग 1-2 मिनट रुक जाते हैं। जो लोग ड्रॉप आउट हो गए उनको आने का थोड़ा सा अवसर दे देते हैं। आप लोग ठीक है, ठीक है, वॉइस इज ऑल्सो क्लियर। हाँ, we'll just wait for about 3 minutes, 2 minutes. No problem, we have lot of time. ठीक है, नमस्कार। हाँ वही 12 people have come। हम लोग थोड़ी देर रुक जाएंगे। तो जिसको गया उनको पता चलता है कि रीजॉइन करो, वो क्या होता है, नया लिंक जाता है। हमने ये हम मैसेज में भेजेंगे मैंने, तो फिर उससे या तो फिर वो YouTube चैनल ओपन करेंगे तो उसमें से चैनल ओपन करने। नमस्ते, नमस्ते आन भाई। ठीक है, वील जस्ट वेट अनदर मिनट। 22 लोग आ ही गए हैं। ये दिक्कत ये पता चला हमको आज, ज्ञान हुआ इसका, विशेष ज्ञान जिसको विज्ञान कहते हैं। ये विशेष ज्ञान हुआ कि ये जो सॉफ्टवेयर में जिससे वो टेक्स्ट दिखता है ना, मैं उसके पक्ष में था कि व्यक्ति को टेक्स्ट दिखे। नागराज जी बोलते थे कि वस्तु हाईलाइट होना चाहिए, व्यक्ति नहीं, है ना। तो मुझे लगा कि वस्तु तो जो लिखा है वही वस्तु है, तो व्यक्ति तो उसके लिए माध्यम है, कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति तो वो हाईलाइट ना हो, कोने में रहने से पर्याप्त है। ये सोच के ये सॉफ्टवेयर के लिए ये भी लगा कि जो लोग वीडियो देखते हैं उनके लिए वो टेक्स्ट सामने रहने से आसान भी पड़ता है, पर उसके लिए जो बैंडविड्थ की कनेक्शन है, द रिक्वायरमेंट फॉर बैंडविड्थ इज क्वाइट हाई। आई थिंक इट नीड्स ट्वाइस द बैंडविड्थ, डबल बैंडविड्थ लगता है। और यहाँ पर जो हमारे पास बैंडविड्थ है वो एक ही मैंने रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए वो है। तो मैं एक विंडो में बगल में विकल्प को खोला हूँ, तो मैं स्क्रीन देखे पढ़ूंगा। तो मनन आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि मेरा चेहरा आपको उसमें स्क्रीन में चेहरा दिख रहा है। ठीक है, गुड। सो आई एम लुकिंग एट द टेक्स्ट हियर एंड आप लोग यहाँ पर थर्ड बुलेट वेदांत के अनुसार कोई यदि मैंने चैट में डाल दे, कैन यू डू द थर्ड बुलेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट अगेन। राकेश गुप्ता बोल रहे हैं सभी ठीक है, ठीक है। 32 पीपल आर बैक, ओके, नो प्रॉब्लम। थर्ड बुलेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, अब वो तो काफी ऊपर है। ठीक है, हम लोग फिर शुरू करेंगे। मध्य दर्शन के अनुसार हम प्रथम बिंदु के तीसरे पॉइंट पे हैं, तो आप लोग बुक को देख सकते हैं। उधर जो लिखा है वही महत्वपूर्ण है, मेरा चेहरा तो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, आगे लो 36। सो ठीक है, वी विल गो बैक लाइव। मध्य दर्शन के अनुसार मानव ही ज्ञाता अर्थात जानने वाला, सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व जानने मानने योग्य वस्तु अर्थात जानने के लिए संपूर्ण वस्तु है। यही दर्शन ज्ञान है ना। क्या कह रहे हैं इसमें? मध्य दर्शन के अनुसार जानने वाला वस्तु मानव है। इससे ये भी निकलता है कि इसके पहले जो दो विचारधाराओं के बारे में उल्लेख किया है लेखक ने, भौतिकवाद और आदर्शवाद, उसमें जानने वाला वस्तु मानव या ज्ञाता मानव है या नहीं,
या तो ऐसा नहीं लिखा है तो अस्पष्ट है, या उसके विपरीत भी लिखा है ना, ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज हैं। सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व ही जानने मानने योग्य वस्तु है ना। जानने मानने के लिए वस्तु क्या है? सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व है। सहअस्तित्व क्या है? लेखक इसको आगे और स्पष्ट करेंगे। तो ये सहअस्तित्व ये नहीं कह रहे हैं कि जड़ ही या ब्लैक होल ही जानने मानने की वस्तु है। सहअस्तित्व रूपी वस्तु, ईश्वर ही जानने मानने की वस्तु, ये भी नहीं कह रहे हैं, है ना। बहुत ही क्लियर है, अर्थात जानने के लिए संपूर्ण वस्तु है, और इसी का मतलब दर्शन ज्ञान है ना। तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान एक ज्ञान है, 3 ज्ञान में से, उसको आगे देखेंगे। इसी के साथ जीवन ज्ञान व मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान सहित सहअस्तित्व प्रमाणित होने की विधि अध्ययन गम्य हो चुकी है ना। तो ये तीनों ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान व मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान सहित सहअस्तित्व प्रमाणित होने की विधि अध्ययन गम्य हो चुकी है ना। इसमें एक अनुस्मरण याद आ गया, तो आपके साथ इसी जगह पर शेयर कर लेता हूँ। ये कहते हैं कि जब इसमें थे अपने अमरकंटक, इनको ले जाना पड़ेगा आपको। चलो, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन हो गया। चलो, हो गया, देवी करा नहीं, वो रोएगी तो ले जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे का आप अपनी शीट वाला, ये दूसरा टेक्निकल नहीं है, ये व्यवहारिक डिस्ट्रप्शन। पहला भौतिक था, अभी व्यवहारिक इंटरप्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो अनुस्मरण था वो ऐसा था कि वो ये कहे कि जब नागराज जी अमरकंटक में थे, उन्होंने हमारे एक मित्र को बताया था इस अनुस्मरण को। 1980 के दशक की बात थी। तो वहाँ पर कोई एक व्यक्ति थे जो बहुत विद्वान और ज्ञानी टाइप लोग मानते रहे उनको। तो उनसे बार बार उनके जो शिष्य है नागराज जी के पास आते थे और बोलते थे कि आप गुरु जी के साथ आके शास्त्रार्थ करना। नागराज जी उसको शिष्टतापूर्वक मना कर देते थे कि हमको नहीं करना है। तो 7-8 बार हो गया है ना, वो लोग पूछते रहे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, चलता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ये 90 के दशक की बात है, 93-94 की बात है। तो एक हमारे जो उनके साथ थे, उनके साथ एक चिट्ठी लिखकर भेजा कि परम आदरणीय, जो भी उस व्यक्ति का नाम था, महाराज है ना, ऐसे लिखा। तो जो व्यक्ति लेकर गए थे चिट्ठी, वो बोले कि वो सामने वाला लाइन देखकर वो आदमी बहुत प्रसन्न हुआ। उसके अंदर उन्होंने लिखा सो एंड सो जी, है ना, मिस्टर सो एंड सो। उसको देखकर, उसको पढ़ के उनका चेहरा छोटा हो गया। नीचे नागराज जी ने लिखा कि मैं अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान तथा मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान में पारंगत हूँ और प्रमाण हूँ, है ना। इन उपरोक्त बिंदुओं पर आपके साथ विचार विमर्श करने के लिए मैं प्रतीक्षारत हूँ। तो आप कोई समय देंगे, है ना, तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो हमारे जो साथी है उन्होंने कहा कि इन 3 लाइन को पढ़ के उस आदमी का चेहरा लाल हो गया, है ना। फिर थोड़ी देर बाद चेहरा सामान्य हो गया और उस व्यक्ति ने कहा कि यदि कोई वेद का भाष्य करे तो मैं उसको बता सकता हूँ कि वो सही है या गलत है, पर यदि कोई वेद ही लिख दे तो मैं उसके साथ बात कैसे करूँ, है ना। तो आश्चर्य की ये बात थी हम लोग, मतलब मैं जब सुना, और हमारे साथी ने भी यही बताया, साधन भट्टाचार्य जी ने बताया था मुझे इस बात को, कि उस आदमी को ये 3 लाइन समझ के, ये 3 लाइन पढ़ के ये बोध हो गया कि इस आदमी ने वेद लिखा है ना। ये जो सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व जानने मानने योग्य वस्तु है, यही अस्तित्व दर्शन है, जीवन ज्ञान है और मान्यतापूर्ण। तो दूसरे विधि से लेखक ये बता रहे हैं कि मैंने नए ज्ञान का आविष्कार, है ना, अनुसंधान किया है। इसको मानव व्यवहार दर्शन में आविष्कारात्मक अनुभूति भी लिखा है। तो आविष्कार क्या हुआ है इसको आगे देखते हैं। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद शास्त्र रूप में अध्ययन के लिए मानव समूह मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है ना। तो इसके पूर्व जब कनेक्शन कट गया था तो मैं इस पर ये कहा था कि लेखक को इसको लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। तो मेरा यह अनुमान है कि अभी जो सामान्य रूप से हमको जब कोई बात समझ में आती है और हम दूसरे किसी को उसको बताते हैं, हम ऐसे बताते हैं जैसे कि हम समझे, क्योंकि वो मतलब हमारे अंदर आ गया, अब लगता है कि ये मेरा हो गया। हम इसके स्रोत को नहीं बताते, है ना। जैसे ये ट्रैक्टर को एस विधि से ठीक करते हैं, मैं कहीं से सुना हूं तभी आपको बता रहा हूँ, उसके सोर्स को हम बताते नहीं, है ना। तो एक बार मैं नागराज जी से जब पूछा था इस बात को, उन्होंने ये वाक्य दिया था कि अभी संसार में भाषा चोर है, भाषा चोरों से बचने के लिए हम इस वाक्य को लिखा, ये उनका उत्तर था।
है ना। तो भाषा चोरों से बचने के लिए लेखक मैंने यहाँ पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि ये मेरे द्वारा लिखा है, मैंने कहीं से सुन के नहीं बोल रहा हूँ, न ही कॉपी पेस्ट करके बोल रहा हूँ, और तुम जब भी बोलो यही मतलब ये मेरी वस्तु है, ऐसा तुम इसको लेके प्रस्तुत करना। इस पर मैं ये भी कहा था कि 2012 में जब दर्शन की एक कॉन्फ्रेंस में हमको जाना था, तो नागराज जी ने मुझे बुलाया और कहा कि अभी तुम 3 विधि से प्रस्तुत हो सकते हो। नंबर 1, मैं पढ़ा हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ। दूसरा, मैं समझा हूँ, आपको समझा सकता हूँ। तीसरा, मैं प्रमाणित हूँ, आपको बोध करा सकता हूँ। तीनों में से आपको कौन से में मानूं, है ना। ये 2011-12 की बात थी, तो मैंने कहा आप तो अभी मुझे पहले में ही मान लिए, और पहले अभी पूरा हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, और हुआ भी नहीं था। 8 वर्ष पहले तो आज जितना मैं दर्शन को पढ़ा हूँ, सोचा हूँ, समझा हूँ, उससे कम ही था, है ना। तो इस वाक्य का एक प्रकार से तात्पर्य और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस रूप से बनता है। दूसरा बिंदु, सेकंड पॉइंट, विकल्प में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन से पूर्व मेरी ए नागराज, अग्रहार नागराज, जिला हासन, कर्नाटक प्रदेश, भारत की दीक्षा अध्यात्मवादी ज्ञान, वैदिक विचार सहेज उपासना कर्म से हुई, है ना। तो ये जो अग्रहार गांव है, ये कर्नाटक प्रदेश, सदर्न कर्नाटका में आता है। मैसूर से 82 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक हासन जिला पड़ता है। हासन जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक गांव है। इनका जो जन्म एक संकेती एक कुनवा है, वहां पर संकेतियों के परिवार में हुआ, और ये लोग पहले से वेद विचार, और इसमें ये इन्होंने ये भी लिखा है, देखिए, वैदिक विचार। तो वैदिक विचार से इनका ये तात्पर्य यहाँ पर है कि 4 वेद, उसके साथ 12 या 18 मुख्य उपनिषद, हो सकता है 108 उपनिषद भी उनके घर में रहे हों। उन्होंने कहा था कि वो पत्र पर लिखा हुआ जो पामलिक मैन्युस्क्रिप्ट है वो भी उनके घर में काफी सारे थे। इस पर मैंने ये भी बात रखी थी कि अभी भी हमको कई सारे विद्वान मिलते ही हैं, है ना, अन्य परंपराओं के, जिन्होंने उनके शास्त्रों का अध्ययन किया है और उसमें दिए गए आचरणों के नियमों का पालन करते हैं। सामान्य रूप से मेरे जैसा व्यक्ति जो आधुनिक शिक्षा और आधुनिक एक लाइफस्टाइल को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, उसको रूढ़िवादी कहता है। नागराज जी के घर में विद्वता और ये रूढ़ी भी था ही, उन्होंने ये कहा भी, परंतु उसके साथ ये जो हमने पढ़ा है, उनकी जो ज्ञान है, मतलब जो जानकारी है, पुस्तकीय जानकारी, उसको ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए ये लोग उपासना कर्म में भी संलग्न थे। ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन दिखता है इनके परिवार में। फिर लिखते हैं, वेदांत के अनुसार ज्ञान ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जबकि ब्रह्म से जीव जगत की उत्पत्ति बताई गई है। वेदांत किसको कह रहे हैं? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सर्वप्रथम ऋग्वेद को ही माना जाता है, उसके बाद यजुर्वेद, है ना, उसमें भी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ऐसे 2 शाखा मानते हैं उसका, है ना। और उसके बाद सामवेद है और अथर्ववेद है। इसके अलावा उपनिषदों को मानते हैं। उसके बाद दर्शनों की बारी आती है ना। तो जैसे लोगों की गिनती अनेक विधियों से होती है, पर जैसे सांख्य एक दर्शन है ना, योग, पतंजल का योग सूत्र एक दर्शन है, ठीक है, फिर न्याय एक दर्शन है, फिर वैशेषिक एक दर्शन है, फिर पूर्व मीमांसा, है ना, एक जैमिनी बोल के एक व्यक्ति ने लिखा था, एक कपिल मुनि ने लिखा था, ऐसे अलग अलग मुनियों ने लिखा था, उन नामों को हम छोड़ देते हैं। उसमें से जो छठा है ना, द 6th वन इज कॉल्ड वेदांत। वेदांत का तात्पर्य था कि वेद में जो कहा गया है उसका अंत, वेदांत इस अर्थ में भी है कि उसका सार उसमें आ गया, उसको मानते हैं। शुद्ध रूप में यदि वेदांत को देखेंगे तो ब्रह्म सूत्र, जो व्यास, कोई भी जो व्यक्ति प्रस्तुत होते थे उनको व्यास लिखते थे, बोलते थे, तो उस जो मेरे टीचर है उनका नाम है बादरायण, है ना। तो बादरायण जी का लिखा हुआ है। एक बार मैं नागराज जी को अछोटी में रहते हुए पूछा था कि वेदांत को बादरायण ने लिखा है कि व्यास ने लिखा, और उन्होंने कहा दोनों एक ही आदमी है ना। उनके टोन से मुझे ऐसे लगा कि वो दोनों व्यक्तियों को पहचानते रहे। ये मेरी व्यक्तिगत जो भाव मुझे कम्युनिकेट हुआ, उनसे कहा हुआ नहीं है। तो बादरायण जी का लिखा हुआ वेदांत, ये 6 दर्शन भारत में प्रसिद्ध हैं। वैसे तो 17 दर्शन है टोटल, है ना, और भी हो सकता है, मैं जो देखा हूँ थोड़ा सा 17 दर्शन दिखा है। इनका डेटिंग भी करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, पर ये कम से कम, जैसे वेदांत को यदि लेंगे तो कम से कम 1800 या 2000 वर्ष पुराना तो है ही मॉडर्न स्कॉलर्स के अनुसार। यदि हम
ट्रेडिशनल स्कॉलरली इसके जाएंगे तो फिर हजारों या लाखों वर्षों का इतिहास बताते हैं, उसमें जाने का कोई अभी मतलब करता नहीं हमारा। बट कुल मिलाकर कितनी पुरानी परंपरा है उसको दर्शाने के लिए बात आपके सामने रखा। और वेदांत का तात्पर्य क्या है, तो वेदांत के अनुसार क्या मतलब है कि 1200 वर्ष पहले आदि शंकर, आदि का मतलब पुराने, सबसे पहले प्रथम शंकराचार्य जी के ने जो स्थापित किया वेदांत को पुनः, उस समय भारत में, आप सभी लोग उनके नाम से परिचित हैं ही, है ना। तो उनका लिखा हुआ विवेक चूड़ामणि है और ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा उन्होंने। तो बादरायण का जो ब्रह्मसूत्र है उस पर शंकराचार्य जी का भाष्य है ना। फिर दृग दृश्य विवेक, ऐसे कई सारे ग्रंथ उनके लिखे हुए हैं। उन्होंने भारत में 4 मठ स्थापित किए, उसमें से एक मठ साउथ में श्रृंगेरी है ना। तो श्रृंगेरी मठ शिमोगा जिला में पड़ता है। और श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य को जो लिनिएज है वो आदि शंकराचार्य, प्रथम शंकराचार्य जी के जो प्रथम शिष्य हैं, है ना, सुरेश्वराचार्य बोलते हैं कुछ लोग उनके नाम, वहां से ट्रेस है वो। तो नागराज जी का जो परिवार जो अग्रहार में है, ये लगभग 200 किलोमीटर दूर है श्रृंगेरी से। और वहां पर ये वेदांत के अनुसार, है ना, तो इन्होंने वेदांत को सुना, कैसे सुना आगे बताएंगे। बट वेदांत के अनुसार क्या है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है ना। मतलब मिथ्या जो शब्द है, अब वो उसमें भी हम नहीं जाएंगे कि लिखने वाला व्यक्ति क्या सोच के मिथ्या कहा था। जो हम जैसे अज्ञानी लोग उसको सुनते हैं, मिथ्या का मतलब फॉल्स है, गलत है, इसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा भास जाता है उस भाषा से। तो ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जबकि ब्रह्म से जीव जगत की उत्पत्ति की बात की गई है ना। एक तरफ बोल रहे हैं कि जीव जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुआ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है। तो आगे जाके ये प्रश्न बनेगा नागराज जी के मन में, इसको हम ध्यान में रखेंगे इस वाक्य को। फिर नीचे 4 बिंदुओं में इन्होंने लिखा है, उपासना देवी देवताओं के संदर्भ में उपासना होता है ना। तो इनके जो परिवार परंपरा था, ये आगम तंत्र उपासना विधि से चलने वाली पद्धति थी। भारत में इन दो स्ट्रीम्स को पैरेलली माना गया है। एक वेद विचार, जिसको वेदांत या निगम कहते हैं, और दूसरे को आगम कहते हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि आगम वेद के भी पहले का है, कई लोग मानते हैं कि इसके पैरेलल में है। बट आगम एक प्रकार से देवी देवताओं का कर्म, मतलब उपासना करना है ना, और उसमें बहुत सारी चीजों को अलाउ भी किया है। हम उपासना कर्म में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगी, है ना, क्योंकि कई उसके मार्ग हैं, वाम मार्ग, दक्षिणा मार्ग, है ना, कौलाचार्य मार्ग, इस प्रकार की चीजें। तो नागराज जी का जो परिवार परंपरा है, ये दक्षिणापंथी या दक्षिण मार्ग से संबंधित है। ये उपासना कर्म में ये शाक्त आगम तंत्र उपासना के उपासक थे, इनका परिवार, है ना। और दूसरे जो 2 शाखाएं हैं उपासना के, एक शिव आगम मानते हैं, एक विष्णु आगम मानते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि वेदांत का जो भाष्य है शंकराचार्य जी ने किया, उसके लगभग 200-250 साल बाद रामानुजाचार्य बोल के एक व्यक्ति हुए तमिलनाडु में, उन्होंने उस पर एक भाष्य लिखा, ब्रह्मसूत्र भाष्य, उसको श्री भाष्य बोलते हैं। तो उसी ब्रह्मसूत्र को उन्होंने भिन्न विधि से उसको प्रतिपादित किया, है ना। और उसके कुछ फॉलोअर्स मिले जिसको विशिष्टाद्वैत कहते हैं। इसके पूर्व में जो शंकराचार्य जी ने कहा उसको अद्वैत कहते हैं, है ना, भाषा में। अब शंकराचार्य खुद उसको अद्वैत कहे नहीं कहे मैं नहीं जानता, परंतु अद्वैत का मतलब दूसरा नहीं है, एक ही, ऐसा उसका व्याख्या देते हैं लोग अभी। मतलब ब्रह्म का ही अस्तित्व है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। इसको शुद्ध रूप से अद्वैत या शुद्ध अद्वैत मानते हैं। इसमें भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मामला इतना भी इजी नहीं है जितना हम सुन लेते हैं या सोच लेते हैं। शंकराचार्य जी के बाद एक माधवाचार्य हुए, उनके बाद एक वल्लभाचार्य हुए, उनके बाद एक निम्बकाचार्य हुए, है ना। ऐसे 6-7 आचार्य हुए, तो वेदांत की ही 6 शाखाएं बन गई भारत में, है ना। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेद भेदा, ऐसे 6 शाखाएं बनी हैं। इसके फॉलोअर्स पूरे भारत में हमको मिलेंगे। सब में भेद है ना, कि मैंने जीवन को लेकर, चैतन्य इकाई को लेकर, मानव को लेकर, अस्तित्व को लेकर, और ब्रह्म के स्वरूप को लेकर, देवी देवताओं के स्वरूप को लेकर, ईश्वर के स्वरूप को लेकर, और इन सब में आपस में अंतर संबंधों को लेकर सब लोगों की मान्यता भिन्न भिन्न है ना। तो उसमें से नागराज जी का जो परंपरा है, ये अद्वैत को मानने वाला, प्रथम शंकराचार्य जी जो बोले उसको मानने वाले परंपरा में ऐसे लिखा है। ये कहना इसीलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि जो
थोड़े से शास्त्रों को जानकार जो व्यक्ति हैं या उसमें विद्वान भी हो सकते हैं, ये कहेंगे कि वेदांत में केवल ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या तो नहीं लिखा है ना, और भी चीजें लिखी हैं। किसको आप वेदांत मानोगे, शंकराचार्य जी वाले वर्जन को, रामानुजाचार्य जी वाले वर्जन को, या निम्बकाचार्य वल्लभाचार्य, किसको मानना है? तो जो जिस परिवार परंपरा का है उसी परिवार परंपरा से जो मिलता है उसको वेदांत मानेगा, इसीलिए नागराज जी ने इसको वेदांत माना। तो अद्वैत मोक्ष की जो इंटरप्रिटेशन है वेदांत की, उसके अनुसार ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है ना, और उसमें जगत जो है ब्रह्म से पैदा हुआ है ऐसे लिखा है। तो इसके उपासना शाक्त आगम तंत्र उपासना विधि से इनकी दीक्षा हुई थी नागराज जी की। कर्म, कर्म का मतलब है स्वर्ग मिलने वाले सभी कर्म। तो कर्म इस विधि से कहते हैं कि सही जो दिनचर्या और आचरण एक व्यक्ति के लिए क्या है, ये सबको कर्म कहते हैं। तो उसमें कई प्रकार के कर्म कांड है और अनेकों परिवार परंपराओं में कुछ कुछ दिखता है। ये ज्यादातर जो कर्म है ये एक प्रकार से कल्चरल डेवलपमेंट हमको मानना चाहिए, एक सांस्कृतिक डेवलपमेंट है जो आगम विधि से प्रत्येक परिवार में आ गया। मनुधर्म शास्त्र के अनुसार 4 वर्ण और 4 आश्रम का नित्य कर्म प्रस्तावित है। तो जो आप सब लोग उससे सुने ही होंगे, तो सर्वप्रथम ब्रह्मचार्य होता है ना, उसके बाद ये गृहस्थ आश्रम में चले जाता है व्यक्ति, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में चले जाता है ना। तो आश्रमों के बारे में भी वर्णन है उसमें, और प्रत्येक समय के लिए एक व्यक्ति के लिए मैंने क्या नित्य कर्म है ये प्रस्तावित है। तो प्रत्येक आप लोग अपने परिवार में भी देखे ही होंगे या 1-2 जनरेशन पहले जाने से मिल ही जाएगा, मैं तो खुद देखा ही हूँ। तो पूरे दिन चर्या जो है, सवेरे जन्म उठने से लेकर रात्रि सोने तक आयु के अनुसार सारा चीज फिक्स्ड है कि आदमी क्या करेगा, महिला क्या करेगी, उसको लोग उसमें करते रहे। ये मनुधर्म शास्त्र के अनुसार वो परिवार का जो बैकग्राउंड है ऐसा है। कर्म कांडों में गर्भ संस्कार से मृत्यु संस्कार तक 16 प्रकार के कर्म कांड मान्य है एवं उनके कार्यक्रम है ना। तो ये जो 16 है ये गर्भ से पहले ही शुरू हो जाता है, कंसेप्शन से लेकर गर्भ, उसके बाद बच्चे का बाहर निकलने का संस्कार कैसे होगा, उसका कर्म को कैसे मनाना है, फिर नामकरण संस्कार कैसे करना है, फिर उसका उपन्यास होता है 8 वर्ष के आयु में है ना, फिर उसको ब्रह्म वाक्य सुनाया देता है, फिर उसका अध्ययन कैसा होता है ना। फिर एक समय में जैसे मानते हैं कि उसकी विद्या पूरी हो गई तो फिर गृहस्थ में आने के लिए वो हो गया। तो पूरी उस सिस्टम को मानने वाले परिवार में इनका जन्म हुआ। कुल मिलाकर हमारे लिए जो बैकग्राउंड का मतलब है ये है। इन सब के अध्ययन से मेरे मन में ये प्रश्न उभरा कि क्या प्रश्न उभरा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से उत्पन्न जीव जगत मिथ्या कैसे है? फर्स्ट क्वेश्चन। ये लॉजिकल एक फैलेसी लगता है ना, लॉजिकल डिस्कनेक्ट लगता है कि यदि ब्रह्म है ना सत्य भी है, सत्य का आधार या स्वयं सत्य है, और ज्ञान स्वरूप भी है, और अनंत है ना, अनंत का मतलब हम नहीं जाएंगे बट अपने भाषा में, क्योंकि हम मध्य दर्शन के अध्येता हैं तो अनंत को हम व्यापक या हर जगह या सुप्रीम उस रूप से भी माना जा सकता है, व्याख्या देने से ऐसा बनेगा। से जीव जगत की उत्पत्ति मिथ्या कैसे है? तत्कालीन वेदज्ञों एवं विद्वानों के साथ जिज्ञासा करने के क्रम में मुझे है ना, तो उन्होंने उस समय के तत्कालीन वेदज्ञों एवं विद्वानों के साथ जिज्ञासा किया। ये कौन लोग थे इसको शायद अपन आगे थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये भी हमको थोड़ा सा पॉज यदि करेंगे इस जगह पर कि ये सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हुआ, इसको लोगों ने पहले भी उठाया इस प्रश्न को, है ना। मेरे जानकारी में नागराज जी के 1000 साल पहले भी किसी ने उठाया था, उसके बाद वालों ने भी उठाया है ना, बट वो सभी लोग उस उत्तर पर नहीं पहुंचे जिस उत्तर पर नागराज जी पहुंचे। उत्तर का मतलब समझ या ज्ञान है ना, केवल तर्क नहीं। तो इनके भी मन में वही प्रश्न आया है ना। ये हम बात कर रहे हैं 19 मान लीजिए ये होगा 1936 की बात है, ये है ना, 16 या 18 वर्ष की आयु होगी, या 1938 की बात है, ये नंबर 4th पॉइंट में जो लिखा है। तो इनको क्या आश्वासन मिला? समाधि में अज्ञात के ज्ञात होने का आश्वासन मिला। किनसे? तत्कालीन वेदज्ञों तथा ज्ञानियों से। शास्त्रों के समर्थन के आधार पर साधना समाधि संयम कार्य संपन्न करने की स्वीकृति मुझ में हुई, है ना। ये आयु कौन से एज में हुई उनकी? ये होगा इनका लगभग 26 है ना, या 25 वर्ष के आयु के हैं ये भी। 1945 की बात है ये, है ना। और ये उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये हुई। इसके आगे भी इसका एक संदर्भ आता है।
ठीक है, इसको हम आगे कर लेंगे, इस पर जो भी मुझे एक्स्ट्रा बताना था। ठीक, तो ये स्वीकृति उनमें हुई कि अंतिम बात को देखना है। कुल मिलाकर क्या है, लेखक ये कह रहे हैं कि उस समय अंतिम बात को देखने का मेरा मन हुआ। मैंने साधना समाधि संयम की स्थिति में संपूर्ण अस्तित्व सहअस्तित्व होने का, है ना, केवल ब्रह्म होने का नहीं, केवल जड़ होने का नहीं, केवल चैतन्य होने का नहीं, केवल आत्मा होने का नहीं, है ना, या कुछ भी होने का नहीं, ये नहीं हुआ अनुभव में। क्या हुआ, अस्तित्व, संपूर्ण अस्तित्व सहअस्तित्व होने तथा रहने के रूप में, है ना। तो वो स्थिति में भी है और गति में भी है, मतलब होने के रूप में भी है और व्यक्त भी है। ये रहने का मतलब है ना, के रूप में अध्ययन तथा अनुभव पूर्ण विधि से समझ को प्राप्त किया, है ना। अनुभव उस घटना को कह रहे हैं जिसमें अज्ञात ज्ञात हो जाता है। संपूर्णता को समझना, संपूर्णता की पूर्ण स्वीकृति ही अनुभव है। ये भाषा के रूप में हमारे पास आज परिभाषा उपलब्ध है, मानव व्यवहार दर्शन में लिखा है उसको, है ना। अस्तित्व संपूर्णता की पूर्ण स्वीकृति ही अनुभव है। परंतु हमेशा अनुभव का मतलब ही ये रहा है, कम से कम जो पारंपरिक जो साधनाएं हैं इसमें, कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होना, जिसके फलस्वरूप मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद वांग्मय रूप के रूप में विकल्प प्रकट हुआ। तो इस ज्ञान के फलस्वरूप मैंने मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद लिखा है। ठीक है, ये भी बहुत क्लियर कर रहे हैं सिचुएशन को, है ना। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर साधना किया, फिर समाधि हुआ, फिर पता चला कि अरे शास्त्रों में तो यही लिखा है जो मुझे समाधि में, और उसी को मैं वापस दूसरे विधि से लिख रहा हूँ, है ना। सो इट इज नॉट रिहैश, है ना। पुरानी चीज को नए डब्बे में डाल के नहीं दे रहे, नई चीज को दे रहे हैं, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद। ये लेखक कह रहे हैं, लेखक सही है या गलत है इसका शोध और इस पर निर्णय लेने का अधिकार हम लोगों का है, सुनने वाले के पास अधिकार रहता ही है ना। पर लेखक जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, ठीक, इसके रूप में विकल्प प्रकट हुआ। विकल्प अपने में क्या है उसी को आगे बताने जा रहे हैं। आदर्शवादी शास्त्र के अनुसार क्या है, रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन ज्ञान तथा परंपरा के अनुसार ज्ञान अव्यक्त है और अनिर्वचनीय है। तो ज्ञान होता नहीं, ये नहीं कह रहा है आदर्शवादी परंपरा। आदर्शवादी परंपरा के अनुसार ज्ञान जो है ये अव्यक्त है ना। ज्ञान व्यक्त नहीं किया जा सकता और बोला नहीं जा सकता, एक सीमा से अधिक ज्ञान को बताया नहीं जा सकता। ये अनिर्वचनीय का मतलब ऐसा नहीं है कि बताया ही नहीं जा सकता, है ना। अनिर्वचनीय को यदि हम ये मान लेंगे कि बोला ही नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि अनिर्वचनीय है तो फिर इतने रिक्त पुस्तक लिखने का मतलब क्या हुआ, है ना। कोई भी परंपरा, चाहे बौद्धिक हो या ये आदर्शवादी शास्त्र का मतलब उनके परिवार में जो आदर्शवादी शास्त्र है ना, ये भी हम क्लियर कर लें। तो हजारों लाखों पुस्तकें लिखी गई है, तो ऐसा वचनबद्ध किया ही है। पर एक सीमा के बाद में जिज्ञासा करने से ये उत्तर दिया गया उनको, या दिया जाता है, नागराज जी को कम से कम ये उत्तर मिला कि यह अनिर्वचनीय है, ये शब्दों के माध्यम से संप्रेषित नहीं हो सकता, ये उनको बताया गया। विकल्प के अनुसार उनको जो ज्ञान हुआ और उन्होंने जो प्रस्तुत किया उसके अनुसार क्या है, ज्ञान व्यक्त, ज्ञान अभिव्यक्त भी होता है, वचनीय है ना, शब्द के द्वारा संप्रेषित भी किया जा सकता है, अध्ययन विधि से बोधगम्य, ऐसे संप्रेषित होकर सामने वाला व्यक्ति उसको यदि ग्रहण करके उस पर यदि उसकी जिज्ञासा और उसका यदि वो मनन करता है तो वो उसको बोध हो सकता है। देखिए 3 चीजें कह रहे हैं, ज्ञान व्यक्त मतलब एक्सप्रेसिबल है ना, वचनीय भाषा के रूप में कम्युनिकेबल है, ज्ञान अभिव्यक्त भी होता है, कम्युनिकेट भी होता है, कम्युनिकेट होके सुनने वाले को बोध भी हो सकता है। 3 चीजें कह दी। बोध होके चौथा मुद्दा कह रहे हैं, व्यवहार विधि से प्रमाण, व्यवहारिक प्रमाण भी मिलता है उसका, सर्वसुलभ होने के रूप में स्पष्ट हुआ। 4 नई चीजें उनको मिली, ज्ञान व्यक्त होता है, शब्दों द्वारा पूर्णतया प्रकट किया जा सकता है ना, अध्ययन विधि से किसी को समझाया जा सकता है, उसमें रिप्रोड्यूस हो सकता है और वो उसके व्यवहार में दिखेगा। ठीक है, वो व्यवहार में दिखने वाली बात व्यक्त होने का ही एक्सटेंशन हम मान सकते हैं, है ना। और वचनीय होने का भी व्यक्त, तो अभिव्यक्ति ही एक प्रकार से संप्रेषित भी होगा और व्यवहार में भी आएगा। इस जगह पर भी एक संस्मरण मुझे याद आता है कि मतलब नागराज जी ने बताया था कि जब उन्होंने ये प्रश्न किया सब परिवार में, और आगे हम देखेंगे उनके अनुसार या परिवार के अनुसार जो भी उल्टे सीधे प्रश्न थे, तो लोगों ने, उनके मामा और जो भी लोग उनको पढ़ाते थे, उन्हें ज्ञान कराते थे, उन लोगों ने उनको बताया कि ये व्यक्त नहीं होता, अनुभव को बताया नहीं जा सकता,
तो जब नागराज जी ने है ना जिज्ञासा किया, मतलब यंग नागराज है ना, एक ये है, युवक है, अर्ली 20s के या लेट टीन्स के ना, 18-19 साल का एक लड़का है मान लीजिए, वो अपने विद्वान मामा से पूछ रहा है कि ये क्यों नहीं व्यक्त हो सकता, क्यों नहीं बताया जा सकता है, ऐसा कैसा ज्ञान है तुम्हारा। तो उत्तर मिला कि ये गुड़ खाया हुआ गूंगा जैसा है ना। तो नागराज जी ने कहा कि हमने उनको कहा कि बोलने वाला भी गुड़ खाता है, ठीक है। तो जो लोग मध्य दर्शन को पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, ऐसे ही लगता है कि इस आदमी ने गुड़ तो खाया भी है और बोला भी खूब सारा है ना। तो वो आगे जाके उसी को उन्होंने मतलब 55 साल की आयु में जाके उसको पूरा किया, 30 वर्ष में गुड़ भी खाया और उसको बता भी दिया सबको कि गुड़ कैसा लगता है और तुम भी कैसे खा सकते हो, उसको भी बता दिया। तो ये व्यवहार विधि से सर्वसुलभ होना। नंबर 6, पहले वाले में आदर्शवाद को बताया, दूसरे वाले के अनुसार अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिकवाद के अनुसार है ना, वस्तु केंद्रित विचार में विज्ञान को ज्ञान माना, जिसमें नियमों को मानव निर्मित करने की भी बात की गई है ना। तो ये क्या, ये जो भौतिकवाद है ये अस्थिर और अनिश्चय है, ये तो हमने ये कर दिया है ना। भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित चिंतन है, इसको विज्ञान विधि कह रहे हैं, ये विज्ञान को ज्ञान माना है। तो इसका मतलब है कि ये विज्ञान को ज्ञान नहीं मान रहे लेखक, है ना, विज्ञान को विशेष ज्ञान माना है, स्पेशलिस्ट नॉलेज इज विज्ञान, है ना। और ज्ञान कोई अलग वस्तु, तो एक तो इधर ही भेद हो गया, ठीक है। आदर्शवाद तो कम से कम ज्ञान है पर अव्यक्त है, विज्ञान तो मतलब मटेरियलिज्म, भौतिकवाद क्या मान रहा है, विज्ञान विधि को ज्ञान मान रहा है, जिसमें नियमों को मानव निर्मित करने की भी बात की गई है। उसमें भी को जोड़ के हम पढ़ लें उसको, है ना, मानव निर्मित कर भी सकता है या करने की भी ऐसी भी बात की गई है। जबकि विकल्प या मध्य दर्शन में क्या कहा जा रहा है, सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान के अनुसार अस्तित्व स्थिर है ना। तो मतलब धरती का बनना या प्रकृति का बनना, है ना, वैज्ञानिक विधि या भौतिकवादी सोच विचार से या स्थिर है ना। ये गलती से बन गया और ये बना रहेगा कि नहीं हमको नहीं पता। मध्य दर्शन ये क्या कह रहा है, ज्ञान विधि से, केवल वैज्ञानिक अध्ययन से नहीं, ज्ञान से क्या कह रहा है कि अस्तित्व स्थिर है ना, बहुत सॉलिड है, ये टूटेगा फूटेगा नहीं, विरचित नहीं होने वाला, मतलब बिगड़ेगा नहीं, है ना, खराब नहीं हो जाएगा। विकास और जागृति निश्चित है, ठीक है। अनिश्चयता का मतलब क्या है कि ये जो धरती का जो रोटेशन है और जो रेवोल्यूशन है और जितना पूरा प्लेनेटरी सिस्टम है, और आज के दिन तो हमारे पास ऐसे अभी भी रिसेंटली हबल टेलीस्कोप कहते हैं कि उसको रिटायर किया है ना, ये अभी भी चल ही रहा है ना। और उसकी जो ओरिजिनल जो वो थी लाइफ स्पैन थी, उससे दुगना तिगुना वो चल गया, कहीं कहीं जाकर, है ना, कितने तो बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स जाकर हम देख पा रहे हैं कहाँ पर क्या है। हम मतलब आप हम जैसे मानो सैटेलाइट इमेजेस है ना, और इस टाइप के वहाँ से जो फोटोग्राफ्स वापस आती हैं। बट ये सबसे जो कल्पना आता है मनुष्य के मन में, कौन सी विधि से, विज्ञान के तरीके से, है ना, साइंस मेथड से, मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो साइंस जो है अस्तित्व को समझने के लिए एक मेथड है ना, जिसको साइंटिफिक हम मेथड कहेंगे। ज्ञान वही मेथड है कि नहीं, ये एक अलग मुद्दा है, उसको हम अलग से बात करेंगे आगे शायद, ठीक। परंतु इस मेथड से देखने से क्या आ रहा है, अस्तित्व स्थिर है और ऐसा नहीं है कि ये सबका कोई अर्थ नहीं है, ये सबका कोई एक निश्चित प्रयोजन है ना, और उस प्रयोजन का आगे लेकर बताएंगे। ये धरती का घूमना और ये जितने भी बड़े हमको प्लेनेटरी सिस्टम दिखते हैं, ये सबका एक प्रयोजन है, उसी प्रयोजन को आगे बताने वाले हैं। फिलॉसफी में, इंग्लिश में इसको टीलियोलॉजिकल कहते हैं ना। टीलियोलॉजिकल का मतलब है कि जो भी है वो किसी उद्देश्य के साथ है। तो ये भी विचार लोग पहले कर भी चुके हैं। और तो यहाँ पर ये टीलियोलॉजी क्या है लेखक हमको आगे बताएंगे। परंतु संपूर्ण नियम प्राकृतिक है ना। दर्शन के अनुसार मानव नियम नहीं बनाता है, उन नियमों को समझ के मानव उनको लिपिबद्ध या उसको माने संप्रेषित कर सकता है। अस्तित्व केवल भौतिक। अब 7वें पॉइंट पर बता रहे हैं विकल्प के अनुसार क्या है। 5वें में आदर्शवाद को बताया, 6ठे में भौतिकवाद को बताया, अभी सहअस्तित्ववाद के अनुसार क्या है। अस्तित्व केवल भौतिक रासायनिक न होकर भौतिक रासायनिक एवं जीवन वस्तुएं व्यापक वस्तु में अविभाज्य वर्तमान है, यही मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद शास्त्र सूत्र है। एक लाइन में उसको खत्म कर दिया है ना, खत्म कर दिया मतलब अपनी बात को रख दिया
क्या रखना है अपनी बात में, केवल भौतिक रासायनिक संसार है ऐसा नहीं है, नहीं है ये भी नहीं कह रहे, केवल है ऐसा नहीं है। भौतिक रासायनिक एवं जीवन वस्तु है, केवल चैतन्य इकाई ऐसे भी नहीं है, जीवन भी है, चैतन्य इकाई का नाम जीवन है ना। व्यापक वस्तु में व्यापक भी है, नहीं है ऐसा भी नहीं है, इसमें अविभाज्य वर्तमान है, मतलब इनसेपरेबल प्रेजेंस। भौतिक रासायनिक वस्तु, चैतन्य वस्तु और ये व्यापक वस्तु, तीनों का इनसेपरेबल जो वर्तमान है, इनसेपरेबल जो प्रेजेंस है ना, यही मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद शास्त्र का सूत्र है। ये 7 पॉइंट में उन्होंने पूरे ही मानव इतिहास में भौतिकवाद नजरिए से अस्तित्व के मूल मान्यता, आदर्शवादी परंपरा के अनुसार उसकी मूल मान्यता, आदर्शवादी परंपरा जो नागराज जी को मिला और वो क्या प्रतिपादित कर रहे हैं, इसको निरक्षेप न्याय कर दिया है ना, अलग अलग कर दिया है। बोलते हैं ये मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, ये भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तीसरी कोई चीज बोल रहा हूँ, ये उन्होंने यहाँ पर 7 नंबर तक क्लियर कर दिया उनके अनुसार, है ना। हमको ऐसा दिखता है कि नहीं, वो एक अलग मुद्दा है, सत्यापन है ना। उनकी टेस्टिमोनी यहाँ से शुरू होती है कि ये जो भी हुआ उनके साथ अपना कहानी बता रहे। 8वें नंबर पॉइंट, टाइम चेक कर ले, आई थिंक 11, 1.5 घंटे का सेशन था, वी हैव 20 मिनट्स, ठीक है। 8वां नंबर, मैंने जहां से शरीर यात्रा शुरू किया वहां मेरे पूर्वज वेद मूर्ति कहलाते रहे। घर गांव में वेद व वेद विचार संबंधित वेदांत, उपनिषद तथा दर्शन ही भाषा, ध्वनि, धुन के रूप में सुनने में आते रहे, है ना। तो ये गांव के बारे में तो आपको बता ही दिया था। तो वेद मूर्ति एक पद होता है ना, और नागराज जी के अनुसार वो वेद मूर्ति पद उनको नहीं मिला था जब तक वो इसके लिए शुरू किए थे। ये बताते हैं कि इनके मामा लोग श्रृंगेरी के शंकराचार्यों को वेदाध्ययन कराते थे, है ना। उस ग्रेड का परिवार था ही, 1 मिनट, उस ग्रेड का ये परिवार था। तो उस परिवार में इनका जन्म हुआ। तो बचपन से ही सामान्य रूप से 6-7 मैक्सिमम 8 वर्ष की आयु तक एक बच्चे का उपनयन हो जाता है, उसके बाद उसका वेद पठन शुरू कर ही देते हैं। जो लोग उस परंपरा के हैं उनके लिए उनकी बात हो रही है ना। तो घर परिवार में इसी की ध्वनि और धुन पूरे दिन सुनाई देता था। ये बोलते थे पूरा गांव उसी से गूंजता था पूरे दिन, और कोई बातचीत होती ही नहीं थी। और कोई बातचीत नहीं होती थी का मतलब पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं हो रहा है ना, क्रिकेट डिस्कस नहीं हो रहा है, यही डिस्कस हो रहा है। परिवार परंपरा में वेद सम्मत, वेद का तो ध्वनि है ही, बट वेद सम्मत उपासना भी हो रहा है। उसकी उपासना, आराधना, अर्चना और स्तवन कार्य संपन्न होता रहा। ये देवी देवताओं को उपासना है, जो आगम तंत्र उपासना। तो तंत्र जो है को पैरेलल मानते हैं वेद विचार के साथ, है ना। तो उसमें हम नहीं जाएंगे तंत्र क्या है अभी। पर 9वें पॉइंट में, हमारे परिवार परंपरा में शीर्ष कोटि, शीर्ष का मतलब क्या है, हाईएस्ट कोटि के विद्वान, सेवा भावी तथा श्रमशील व्यवहार अभ्यास एवं कर्म अभ्यास सहज रहा, जिसमें से श्रमशीलता एवं सेवा प्रवृत्तियां मुझको स्वीकार हुआ, विद्वता पक्ष में प्रश्न चिन्ह रहे। ठीक है। तो इसमें यदि देखेंगे तो ये देखिए, ये नहीं कह रहे कि केवल विद्वान थे परिवार में विद्वान भी है, वो श्रमशील भी है, सेवा भावी भी है ना, और व्यवहार अभ्यासी भी है। तो नागराज जी ने आगे जाकर, अभी आगे शायद इसी क्रम में हम आप लोग उसको देखेंगे, व्यवहार ये अभ्यास दर्शन को, है ना। तो उसमें व्यवहार अभ्यास और ये सब अभ्यासों की बात आएगी, आती है। तो ये व्यवहार अभ्यास उस विधि से, मतलब अपनी विधि से पहले भी उनके घर में रहा, कर्म अभ्यासी है। तो ये इनका परिवार आलसी भी नहीं है, संबंधों को अपनी विधि से पहचान कर निर्वाह भी कर रहा है, और शास्त्र ज्ञानी भी है। ये 3 कॉम्बिनेशन उनको प्राप्त है, जिसमें से श्रमशीलता और एक दूसरे का देखभाल करना, बोलचाल के भाषा में इसको यदि हम व्यवहार अभ्यास कहेंगे, ये दोनों चीज उनको स्वीकार हुआ। विद्वता पक्ष पे उनका प्रश्न चिन्ह रहा। प्रथम प्रश्न उभरा कि ब्रह्म सत्य से जगत व जीव का उत्पत्ति मिथ्या कैसे। इस पॉइंट को ये पहले भी उठा चुके हैं, है ना। तो इस बीच का जो पीरियड है, ये प्रश्न यदि हम ये पूछेंगे कि ये प्रश्न कब उभरा, इनके वो दिव्य पद बुक में लिखा भी है, पर क्योंकि एक प्रकार से हिस्टोरिकल भी डॉक्यूमेंट है और एक टेस्टिमनी भी है, तो उस व्यक्ति का मानसिकता को भी शायद ध्यान में रखना हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा इधर। और नागराज जी कहते हैं कि 5 साल के आयु में गांव के लोग उनके पैर छूते थे। तो पैर छूने से उनके मन में प्रश्न उभरता था कि हमने इनको दिया क्यों, है
ना, ये लोग हमारे पैर क्यों छू रहे हैं। मेरी बेटी अभी 5 वर्ष की हो गई है पूरी, बस अभी 2 महीने में। मुझे लगता है कि यदि कोई पैर छूता है उसके मन में प्रश्न उभरेगा नहीं उभरेगा मैं नहीं जानता, पर 5 वर्षीय नागराज जी के मन में तो उभरा ही प्रश्न, है ना। तो बताते हैं कि उसी समय उनको पता चला 5 वर्ष की आयु में कि इनके परिवार में बहुत लोगों को समाधि हुआ। बचपन से कहते हैं कि इनको पठन में, है ना, और वेदों में कोई भी इंटरेस्ट था नहीं। और 8 वर्ष की आयु में इनका उपनयन हुआ जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है, और ये अपने पुराने मित्र के साथ कहीं खेलने चले गए, जो मतलब गाय चलाते थे उनके साथ, और उसमें उनके मित्र ने रोज जैसे आके उनको छू लिया। उपनयन संस्कार के फलस्वरूप नागराज जी में ये स्वीकृति बन गई थी कि दूसरे जाति के लोगों को छूना नहीं है, या जिनका उपनयन नहीं हुआ उनको नहीं छूना, ऐसा कुछ होगा। तो उनको गुस्सा आके उनको कुछ मार दिया, है ना, उस लड़के को, अपने मित्र को। उसके बाद उनको बहुत खराब लगा, है ना। तो ऐसा लगता है ये बातें सुन के कि उस समय से उनका मन वहां से करवट ले लिया, अपने परिवार परंपरा में जो भी आया चीज उससे उनका करवट ले लिया कि ये वाली चीज मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि उस जनेऊ को उठा के मैंने फेंक दिया। तो बोले कि मैं जब घर गया हमारे माई के पास, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कर दिया है। तो बोले कि मेरी माँ रोने लग गई, है ना, क्योंकि ऐसे परिवारों में उसको उठा के फेंकना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो इन्होंने कहा कि हम भी रोने लग गए, है ना, स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा हमने अपने माई से पूछा कि अभी करना क्या चाहिए ये बताओ। तो उनके माँ ने कहा कि इसका कोई प्रायश्चित होता है कि तुमको 1 सप्ताह 10 दिन उसमें गौशाला में ही रहना पड़ेगा, तो गौशाला में ही रहे। तो ये एक व्यवहारिक एक द्वेष को देखने से, जो उनमें संस्कार से एक व्यवहारिक द्वेष उत्पन्न हो गया, ये नागराज जी को स्वीकार नहीं हुआ, है ना, 8-9 वर्ष में। तो वहां से प्रश्न चिन्ह बनना शुरू हुआ। और कहते हैं कि लगभग 12-15 साल की आयु तक वो क्लास में, मतलब पाठशाला में बैठते नहीं थे, वहां से भाग जाते थे, है ना। और कोई कुछ पूछने से ऐसे वितंडावाद करते थे। तो करते करते एक समय में इनके परिवार वाले इनसे बहुत त्रस्त हो गए, है ना, कि हमारे एक परिवार में, एक इतना बड़ा शीर्ष कोटि के विद्वान परिवार में कोई कुपुत जन्म ले लिया, है ना। इसको वेदों से कोई मतलब नहीं, ये पढ़ने के लिए तैयार नहीं और हर चीज के लिए कुतर्क करता है, और हमारे अनुसार रूढ़ियों को वो, या आचरण को, रूढ़ी को आचरण कहते हैं, है ना, आचारम बोलते हैं, तो उसको मानने के लिए तैयार भी नहीं है। तो कहते हैं कि इनको घसीटते हुए श्रृंगेरी ले गए गुरु जी के पास। उस समय के शंकराचार्य जी श्रृंगेरी के चंद्रशेखर भारती बोल के एक व्यक्ति थे, जो उस समय के लोग मानते थे कि उनको समाधिस्थ व्यक्ति हैं वो, है ना। तो कहते हैं कि नागराज जी ने कहा कि उनके मामा ने उनका शर्ट का कॉलर पकड़ के सर को उस शंकराचार्य जी के पैर में दबोच दिया। तो 12 साल का लड़के थे वो, 12-13 साल के। वो बोले हमको रोना आ गया। तो मैंने पूछा क्यों रोए। उन्होंने कहा कि हमारा अस्मिता को चोट पहुंच गई इसलिए मैं रोया, है ना। तो उन्होंने कहा कि वहां से वो जब वापस आ गए तो उनको 1 महीना टाइफाइड की फीवर हो गई, है ना। टाइफाइड के फीवर के बाद वो कहते हैं कि उनका वेदों में रुचि बनना शुरू हुआ। रुचि बनने का क्या तात्पर्य है, वो सुनना शुरू किए। तो मामा लोग जो बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वेदांत पढ़ना चाहता हूँ। तो लगभग 16 के आयु से लेकर 20 से 21 साल की आयु तक उन्होंने वेदाध्ययन किया। ज्यादातर सुनकर ही किया, है ना। जो श्रवण जो है उनका सुनने से हुआ, पुस्तक पढ़ने की प्रक्रिया उसमें कम रही। ये इस 9th and 10th पॉइंट के बीच में इतना सारा घट रहा है ना। क्योंकि ये जो प्रथम प्रश्न उभर रहा है तब तक ये लगभग 18 या 19 ईयर्स के बन गए। वेदाध्ययन के बाद ये 10th पॉइंट में आ रहे, 9th and 10th पॉइंट के बीच की ये इतनी कहानी है। तो पूरा अध्ययन करने के बाद फिर उनके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि ब्रह्म सत्य से जगत व जीव का उत्पत्ति मिथ्या कैसे। प्रथम क्वेश्चन ये पूछ किसे रहे हैं, अपने मामा से। कौन है मामा? वो मामा है जो श्रृंगेरी के शंकराचार्यों को, मतलब प्रचंड कोटि के विद्वान को पूछ रहे हैं कि इसका उत्पत्ति मिथ्या कैसे हो गया, है ना। तो दूसरा प्रश्न, ब्रह्म ही बंधन एवं मोक्ष का कारण कैसे। ठीक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर उनको मिला कि ये जो आत्मा है ये जीव के हृदय में चले गया है ना। क्योंकि आत्मा पहले ब्रह्म का अंश था, है ना। जीव कारुण्यवश वो जीव के हृदय में जाके बैठ गया, और जीव के हृदय में जाकर बैठने से जीव किसी शरीर को चलाना शुरू करता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं शरीर हूँ, है ना।
और उसका मुक्ति क्या है? मुक्ति यह है कि वो जहाँ से आया वहीं चले जाए, वापस ब्रह्म में विलय हो जाए। तो इन्होंने पूछा कि जब नागराज जी ने तर्क किया मामा जी से, है ना, ये 18-19 साल का लड़का है ना, मामा से तर्क कर रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये पहले से ब्रह्म में था, है ना, तो उसको जीव के हृदय में आकर बैठने की आवश्यकता क्यों थी, है ना, वो तो पहले से मुक्त था। तो उन्होंने कहा कि यह ब्रह्म लीला है, ये भाषा दिया, है ना, क्योंकि लिखा है ग्रंथों में, किसी ने लिखा होगा, ग्रंथ आदमी का ही लिखा जाता है। तो नागराज जी ने उसमें वितंडावाद किया है कि उनके भाषा में, ये मैं बोलूँगा तो सही नहीं होगा, उन्होंने कहा कि अपने मामा से कि दारू पीने वाला भी इससे ज़्यादा अच्छा लीला करता है ना, तो तुम्हारा भ्रम दारू पिया है क्या? तो ये तो बहुत बड़ी एक चोट है ना, ब्रह्म को इतना पावन पवित्र वस्तु मानते हैं, ब्रह्म ज्ञान नाम है, उसके लिए लोग जिंदगी लगा देते हैं, और एक 18 साल का लड़का ऐसा बोलना उस परिवार में एक बहुत बड़ी घटना है। उन्होंने एक बार मुझसे ये भी कहा कि उनकी मामा की ऐसी ख्याति थी कि किसी ने उनको कुछ चोट नहीं पहुंचाया, नहीं तो शायद उनकी कभी पिटाई भी हो जाती, है ना, क्योंकि वो उस प्रकार से ललकारते थे लोगों को। तो ये एक प्रकार से उनका कहा हुआ भ्रम ही बंधन एवं मोक्ष का कारण कैसे है, उसका जो उत्तर मिला वो आपको बता देंगे। तीसरा प्रश्न, शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण, है ना, आप्त वाक्य प्रमाण या आप्त वाक्य का उद्गाता प्रमाण, शास्त्र प्रमाण या प्रणेता प्रमाण, है ना, ये तीनों ही लगभग एक ही चीज है। ठीक है, लिखा हुआ चीज या बोला हुआ चीज या शास्त्र या भाषा यदि प्रमाण है कि क्या चीज प्रमाण। प्रमाण अपने में बहुत बड़ी टॉपिक है ना, शब्द प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, आगम प्रमाण है, किस चीज को प्रमाण माना जाए, है ना, उसमें हम जाएंगे तो उसमें बरसों लग जाएंगे। पर कुल मिलाकर ये प्रश्न लोग पहले भी किए, है ना, हमको ये भी स्वीकारना चाहिए। मैं यदि अपना व्यक्तिगत इसमें रखूं, ये प्रश्न नागराज जी के भी मन में आए, इसको आदमी पहले भी उठाया है कि लिखित केवल प्रमाण कैसे हो सकता है, फाइनली आदमी ही लिखता है ना, परंतु इन्होंने यहाँ उसको कहाँ ले आया, मनुष्य ही प्रमाण है ना, आप्त वाक्य प्रमाण या आप्त वाक्य का उद्गाता प्रमाण, किस चीज को आप प्रमाण मानोगे। प्रमाण शब्द को भी दो विधि से देखा जा सकता है। सामान्य रूप से अभी जो भी दर्शन शास्त्र जो भी लोग अध्ययन करते हैं, इनका जो डिस्कोर्स है, डिस्कशन है, इसको पढ़ने से ऐसा भास होता है कि प्रमाण उस चीज को कह रहे हैं कि वैलिड प्रूफ क्या है, जिसको भी हम इंग्लिश में प्रूफ कहेंगे। जैसे साइंस में मान लीजिए हम वैज्ञानिक मेथड, साइंस का मतलब वैज्ञानिक विधि, भौतिक विज्ञान शास्त्र को हम साइंस कह रहे हैं, है ना। तो भौतिक विज्ञान शास्त्र के अनुसार जो भी अध्ययन करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ये नियम है, तो इसका प्रूफ क्या है ये पूछते हैं, है ना। तो प्रूफ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए या मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए, है ना, या मैथमेटिकल विद एक्सपेरिमेंटल एंड लॉजिकल प्रूफ, इस टाइप की कोई प्रूफ चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का मतलब ही है कि आपका जो नियम है वो प्रत्यक्ष हो जाता है ना। प्रत्यक्ष हो जाता का मतलब है कि उसका कोई भौतिक इम्पैक्ट आपको दिखता है और ये इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण होता है। तो यदि मैं कहूँ कि ये मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर पर आवर चलती है, तो मुझे कांटा दिखना चाहिए 100 किलोमीटर पे, तभी मैं मानूंगा कि ये 100 किलोमीटर पे चलती है, या चलती हुई मोटरसाइकिल नजर आनी चाहिए। कांटे में केवल 100 लिखे मात्र रहने से हम नहीं मानते हैं कि मोटरसाइकिल 100 तक जा सकती है ना। यही प्रत्यक्ष प्रमाण या मतलब वैलिड प्रूफ की मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। नागराज जी ने प्रमाण शब्द को जैसे उपयोग किया है, उसको देखने से लगता है कि उन्होंने उसको पलट दिया है। कोई भी चीज प्रमाणित होने का मतलब है कि वो प्रकाशित हो रहा है ना। तो जैसे मैं अभी इस माध्यम से प्रकाशित हो रहा हूँ, तो एक प्रकार से मैंने जो भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, मध्यस्थ दर्शन शास्त्र का, वही प्रकाशित हो रहा है, उससे अधिक प्रकाशित नहीं हो सकता। तो उसमें मेरे अध्ययन में जो भी कमियां हैं वो भी प्रकाशित हो रही है ना। तो ये फिर पूर्ण प्रमाण भी माना नहीं जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि उसमें कुछ कमियां हो भी सकती है ना। तो बट फिर भी प्रकाशित तो हो ही रहा है, तो इसको फिर प्रमाण कह रहे हैं, क्योंकि आगे जाके ये अपने को काम आएगा, इसीलिए प्रमाण शब्द का थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन। चौथा प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा गठित हुआ जिसमें राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चरित्र का सूत्र व्याख्या न होते हुए जनप्रतिनिधि पात्र होने की स्वीकृति संविधान में होना, है ना। तो ये राष्ट्रीय सभा गठित हुई, ये बात कर रहे हैं 1947 की। वो कह रहे थे कि इसके बारे में पेपर में छपने लग गया कर्नाटक में, है ना। इस समय नागराज जी मैसूर में है, और मैसूर में ये एक रोड है, सयाजीराव रोड, जो पैलेस के सामने ही है ना। तो उस समय वो
वहाँ पर जो मैसूर के राजा के जो गार्ड्स थे उनके लिए ये लोग ये सिलते थे, यूनिफॉर्म सिलते थे, है ना। ये इनका काम था, इनके शायद मामा किसी ने सेटअप किया था उसको, तो उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उस समय उसको पढ़ के उनके मन में इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि उसी 1948 में शायद इनका दुकान जहाँ होगा उसी के आसपास एक आदमी ने मैसूर पाक की दुकान लगाई, है ना। आज भी हम जाते हैं तो वहाँ मैसूर पाक की दुकान दिखती है, और वो भी इन्हीं के आयु के थे, नागराज जी के ही। तो ये भी एक प्रवृत्ति कहिए, संस्कार कहिए, प्रारब्ध कहिए में भेद दिख रहा है कि एक व्यक्ति, है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और संविधान में राष्ट्रीय चरित्र का क्या स्वरूप है ये सोच रहा है, और दूसरा जो है मैसूर पाक का दुकान लगाया जो आज भी आपको मिलता है वहां जाने से। ठीक है, तो ये उस समय में एक भिन्न था। उस समय जो है मतलब स्वतंत्रता के जस्ट पहले या जस्ट बाद की बात है ना, पोस्ट 47 की बात है एक्चुअली। तो वोट नोट तथा धन के गठबंधन से जनादेश व प्रतिनिधि कैसा, ये भी काफी स्पष्ट है ना। तो ये वोट नोट गठबंधन मुझे नहीं लगता है कि संविधान समिति में लिखा होगा कि हम इस विधि से गठबंधन को करेंगे या जनप्रतिनिधि पैसा लेकर करेंगे। ठीक है, इसलिए तो कोई लिखेगा नहीं, पर ये इनके सर्वेक्षण में आया होगा, है ना। संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक वाक्य, है ना, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनेगी, उसी के साथ अनेक जाति संप्रदाय समुदाय का उल्लेख भी था, है ना। अभी आरक्षण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जाति संप्रदाय और उल्लेख की बात हो रही है। तो उसी समय से इनके मन में सार्वभौमिक नियम की आवश्यकता हुई होगी, ये हम अनुमान कर सकते हैं, तभी ये सारे प्रश्न बन गए। नहीं तो बहुत सामान्य सी चीज है कि जाति संप्रदाय और समुदाय, सभी जाति संप्रदाय और धर्मों को जगह देना ही उसको धर्मनिरपेक्षता मानेंगे, है ना, सेक्युलरिज्म मानेंगे। बट उसी समय से इनके मन में दूसरा कोई उसमें अपेक्षा रही। संविधान में समानता एक वाक्य, उसी के साथ आरक्षण का उल्लेख और संविधान में उसकी प्रक्रिया होना, है ना। मैं खुद संविधान को पढ़ा नहीं हूँ, तो कौन से प्रकार के आरक्षण की उल्लेख इन्होंने पढ़ा हम नहीं जानते, पर आरक्षण कुछ रहा होगा ये हम अनुमान कर सकते हैं। जनतंत्र शासन में प्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रक्रिया में वोट नोट का गठबंधन होना, ये तो होगी पॉइंट। इन्होंने पूछा ये कैसा जनतंत्र है ना, समानता व धर्मनिरपेक्षता है, ये एक चौथा प्रश्न बन गया। ठीक है, नागराज जी फ्रीडम फाइटिंग के मूवमेंट में भी कुछ शामिल हुए थे, बताते हैं कि 44-45 में ये किसी पब्लिक मीटिंग में थे, और उस समय पब्लिक गैदरिंग बैंड थी, तो बोले वो 3 लोगों के साथ किसी पब्लिक मीटिंग में गए थे, मैसूर के बाहर कहीं हो रहा था कोई पॉलिटिकल मीटिंग। उस समय एक ही पार्टी थी, उस समय की जो कांग्रेस थी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसके वो भागीदार थे नहीं थे मैं नहीं जानता, पर बोलते हैं कि उसमें फायरिंग शुरू हो गया ब्रिटिश सोल्जर्स के द्वारा, और उनके राइट और लेफ्ट में जो भी दोनों लोग थे दोनों मर गए, है ना, और ये नीचे गिर के अपने आप को बचा लिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उन दोनों के शवों को मैं अपने कंधे में डाल के उनको उनके घर पहुंचा कर आया हूँ, है ना। तो उसे उन्होंने कहा कि इस प्रश्न को भी हमने ले लिया, ये चौथा प्रश्न, पहले से 3 प्रश्न बन गए थे कि समाधि में ही इसका उत्तर मिलेगा, ये मानकर उन्होंने इसको भी अपने साथ रख लिया। तो समाधि के लिए प्रश्नों को देखिए 3, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है इनके साधना के लिए 3 चीज बन रहा है। एक तो ब्रह्म से जीव व जगत का उत्पत्ति होना और वो मिथ्या कैसे, नंबर 1, है ना। इसका मतलब ब्रह्म वस्तु अपने में क्या है, ये जीव जगत वस्तु क्या है, और इन दोनों में संबंध क्या है ना? दूसरा, ये बंधन और मोक्ष क्या है, मनुष्य को बंधन कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है, क्यों होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा, प्रमाण कौन है। ये 3 क्वेश्चन आगे जाके हमारे 3 ज्ञान से, चौथा जो है ये राष्ट्रीय चरित्र का स्वरूप क्या है, ये चारों ही चीज आगे जाके जुड़ती हैं। देखिए, ब्रह्म सत्य से जगत व जीव का उत्पत्ति मिथ्या कैसे, इनको आगे जाके उत्तर क्या मिलता है, इसका उत्पत्ति हुआ ही नहीं, है ना। ब्रह्म में जीव और जगत पहले से है, तो उत्पत्ति का सवाल नहीं बनता। और दूसरा, जीव जगत है, मिथ्या नहीं है, और ब्रह्म में है ना, ये कह रहे। तो इसीलिए लिखा है ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, मध्य दर्शन का मूल बिंदु एक आता है मानव व्यवहार दर्शन में। हमारे पास 3 मिनट बचा है, कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है, हम बाद में ले लेंगे। वी हैव 5 मिनट्स, इफ समबडी कैन कंफर्म देन मैं 5 मिनट में कर लेता हूँ, वाइंड अप कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं इधर, तो कुछ लोग यदि वो कर लेंगे
अपना इसको नोट डाउन कर लेंगे कोई, राकेश भाई या कोई भी जो देख रहे हैं, क्योंकि मैं जिस विंडो में हूँ उसमें यूट्यूब दिखता नहीं। तो क्वेश्चंस को आप एक बार प्रिंट वो कर लेंगे, स्क्रीन प्रिंट ले लेंगे तो आगे में थोड़ा सा उसमें मदद मिलेगा ये, ठीक है। 10:58 हो गया है। तो ये प्रथम क्वेश्चन है ना, तो बंधन और मोक्ष का कारण क्या है ये भी बता रहे हैं। तीसरा फिर प्रमाण, ये प्रमाण आगे जाके मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान के रूप में हो रहा है ना, तो अनुभव प्रमाणित हो रहा है, व्यवहार प्रमाणित हो रहा है, और विज्ञान भी प्रयोग के रूप में प्रमाणित हो रहा है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन आप देखिए कि उस समय उनके मन में जो क्वेश्चन बने, तो इसकी तैयारी है, इसकी आवश्यकता ये यंग नागराज जी के मन में पहले से बन चुकी है। और चौथा, राष्ट्रीय चरित्र क्या है, इसको आगे जाके उन्होंने समाजशास्त्र और संविधान में स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। अभी जो समाजशास्त्र और है ना आचार संहिता रूपी जो संविधान, ठीक है। राकेश भैया चार्ट हिस्ट्री भेजेंगे, यू कैन टेक क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो ये 10th पॉइंट को पूरा करके हम रोक लें, मैं सोच रहा हूँ, है ना। 10:59 हो ही गया है। 11th पॉइंट में है कि रोक ही लें, एक्चुअली नया ही पॉइंट शुरू हो रहा है, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप, है ना। हम दोपहर वाले क्वेश्चन से हम 11th पॉइंट इन दिस थिंग इन विकल्प, इससे शुरू करेंगे। तो हमारी कहानी यहाँ तक आई है कि नागराज जी के मन में ये सारे प्रश्न बन गए 1948 तक, है ना, ठीक है। नमस्कार, बढ़िया, आभार आप सभी का। तो हम नेक्स्ट सेशन यहीं से शुरू करेंगे इसी विधि से। तो आप नोटबुक को या विकल्प की बुक को सामने रखिए। 3:30 PM को हम लोग शुरू करेंगे। हरिहर, प्रणाम। इसको